मुद्दा गर्म है कि मनरेगा पर सियासी घमासान क्यों छिड़ा है। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार से मजदूरों की मदद के लिए मनरेगा के इस्तेमाल की मांग की है। सोनिया ने एक अखबार में लेख लिखकर दावा किया है कि सरकार से उन्होंने कहा है कि संकट का समय है, राजनीति का नहीं। ये कांग्रेस बनाम बीजेपी का मुद्दा नहीं है। मनरेगा के रूप में सरकार के पास एक शक्तिशाली सिस्टम है, भारतवासियों के लिए उसे उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो सोनिया गांधी ने सरकार को ये सलाह दी है, जिसमें उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा है कि संकट के समय राजनीति ना हो और ये बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, बल्कि पीएम को मनरेगा स्वीकार करना पड़ा, ये बात उन्होंने कही। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए पीएम ने मनरेगा की कमियों को उन्हें दूर करना चाहिए और जो बेहतर हो सकता है वो किया जाना चाहिए मजदूरों के लिए, क्योंकि सरकार के पास मनरेगा से बेहतर गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, उसका उपयोग करना चाहिए। और इस पर गौरव वल्लभ ने क्या ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखाते हैं, उन्होंने क्या बोला है और लगातार इस पर सियासत कैसे गर्म हो रही है वो भी हम आपको बताते हैं। गौरव वल्लभ का वो ट्वीट आइए आपको हम दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार से मजदूरों के मदद के लिए मनरेगा के इस्तेमाल की मांग की है। गौरव वल्लभ का ट्वीट, एक रिपोर्ट के अनुसार 2005-16 के बीच 27.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने एक बार फिर से वो ट्वीट का मैं जिक्र कर रही हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो गौरव वल्लभ ने किया है, 2005 और 2016 के बीच 27.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, जिसमें मनरेगा का बड़ा योगदान है। ये बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है। भारत के लोगों की मदद करने के लिए सरकार मनरेगा का उपयोग करे, ये उन्होंने सीधे तौर पर कहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं अरुण सिंह इस पूरी खबर पर डिटेल के साथ। अरुण, मनरेगा का इस्तेमाल तो होने की बात की जा रही है, तो फिर कांग्रेस पार्टी को दोबारा क्यों बताना पड़ रहा है और उन्हें भरोसा क्यों नहीं है कि केंद्र सरकार बेहतर तरीके से अपना सकती है इस पूरी योजना को? देखिए, कांग्रेस पार्टी दोबारा बता नहीं रही है, अपनी जो उसकी फ्लैगशिप स्कीम थी उसको रिक्लेम कर रही है। लोगों को ये बता रही है कि ये जो मनरेगा है, जिसके तहत गाँव में आपको डायरेक्ट पैसा मिल रहा है, आपके खाते में जा रहा है, आपको काम मिल रहा है, वो दरअसल यूपीए की देन थी। आप देखिए कि संसद से लेकर के सड़क तक मनरेगा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच किस तरह का वार हुआ था और कैसे प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर इसको विफलताओं का स्मारक करार दिया था। तो कांग्रेस पार्टी देश के लोगों को यही बताना चाह रही है, उसकी रणनीति है ये कि लोगों को बताए कि जिसको सरकार ने कम महत्व देने की कोशिश की थी, शुरुआत में उसको नकारने की कोशिश की थी, आखिर में कोरोना काल में उसी पर आपको रिलाई रहना पड़ रहा है। वही लोगों का संकट जो है दूर कर रही है, लोगों का जीवन बचा रही है, गांव में लोगों को काम दे रही है जो बाहर से आए हैं और उनको हाथ में पैसा भी दे रही है। तो एक तरह से सोनिया गांधी का लेख लिखना ये पॉलिटिकल एक तरह से फैसला था रिक्लेम करने की कि ये हमारी फ्लैगशिप स्कीम है, हमने इसको चालू किया था, जिसको आज मोदी सरकार आगे बढ़ा रही है। और अगर आप देखिए तो उसमें सोनिया गांधी ने यह भी लिखा है कि देर से ही सही लेकिन काम बोलता है, और तमाम प्रयासों के बावजूद आपको इसी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, इसी स्कीम को आगे ले जाना पड़ रहा है, इसका बजट बढ़ाना पड़ रहा है, जिसको आप कभी विफलताओं का स्मारक कहते थे। तो एक तरह से ये पॉलिटिकल मामला ज़्यादा है। और कांग्रेस की अगर बात करिए, यूपीए सरकार की बात करिए, तो उनको जो देश तो और दुनिया को कुल बताते मिलाकर बात वही हुई कि अब कांग्रेस को ऐसा लगता है कि बीजेपी को मौजूदा हालात में बेहतर तरीके से गरीबों के लिए काम करने के लिए उन्हीं के कोर्ट पर आना पड़ रहा है बीजेपी को। ये बात सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस साबित करने पर जुटी हुई है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी से हैं, गोपाल अग्रवाल बीजेपी से हैं, अरुण तो है ही, और साथ ही न्यूज रूम से हमारे साथ अमिताभ सिन्हा जुड़ रहे हैं। गोपाल जी, बात तो सही है, स्कीम उनकी थी, अब आप इम्प्लीमेंटेशन करके बजाते रहिए ढोल कि हम इसमें काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और बेहतर करेंगे, लेकिन जो उसकी नींव है वो तो कांग्रेस पार्टी ने ही रखी थी, जिसको आप समय समय पर आलोचना का शिकार बनाते रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर कांग्रेस तो फिर तो हर चीज, भारत देश भी कांग्रेस का ही है। सोनिया और उनके परिवार ने पूरे देश में त्याग किया है, उन्होंने स्वतंत्रता दिलवाई। तो जो स्कीम जिस तरह से उनके यहाँ हाल था और अब जो मनरेगा का स्वरूप है, जिस तरह 41 करोड़ बैंक अकाउंटों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा सरकार 52,000 करोड़ ट्रांसफर करने में 3 दिन में सफल हुई, तो फिर ये क्यों भूल जाते हैं सोनिया जी कि राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपए में से 85 पैसा तो
लीकेज हो जाता है। तो समझ बात ये नहीं है कि किसकी स्कीम है। आज यहाँ पे 60% पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे, इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ कहती हुई वो चले गए यहाँ से, गरीबी हटी क्या? तो यह जो समस्याएं हैं वह भी कांग्रेस की देन है, और उन समस्याओं के निदान के लिए जो उन्होंने स्ट्रक्चर क्रिएट किए उसमें भी भ्रष्टाचार और लीकेजेस और इनएफिशिएंसी इनकॉर्पोरेट करके वो चलाते थे। नहीं, वो बदलाव जिसका आप जिक्र कर रहे हैं मनरेगा में, वो बदलाव जरा बता दीजिए, फिर मैं उसी पर सुनील राजपूत जी से ही सवाल पूछ लूंगी कि वैसा मनरेगा नहीं है जो आप बता रहे हैं, इसमें बहुत सारा बदलाव किया गया है मौजूदा सरकार के द्वारा। हाँ, दो बदलाव बता देता हूँ। एक तो एसेट क्रिएशन को हमने उसके साथ जोड़ा है कि अगर आप क्या एसेट क्रिएट करते हैं मनरेगा के अंदर, गांव में तालाब बनाते हैं, कुछ सड़क बनाते हैं, ग्रामीण सड़क, तो पहले ऐसा कुछ नहीं था। गड्ढे खोदते थे, भरे जाते थे, गड्ढे खोदे जाते थे, भरे जाते थे। एसेट क्रिएशन का हमने उसमें इंकॉर्पोरेट किया है। दूसरा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा टारगेटेड व्यक्ति के अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफर होता है। पहले फर्जी नामों से गांव का पंचायत का हेड पैसे 100 लोगों को रजिस्टर करता था, उनको 50% देता था, 50 खुद खा जाता था। अब उसके खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर होता है। चलिए, आपकी इस बात के जवाब पर मुस्कुरा रहे हैं सुरेंद्र जी उत्तर दे दीजिए। 2 पॉइंट उन्होंने गिना दिए कि भाई हमने ये बदलाव किया और इसलिए ये बेहतर है। अब देखिए प्रीति जी, सच्चाई ये है कि जब आदमी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता है, गोपाल जी चूंकि पढ़े लिखे इंसान है, भारतीय जनता पार्टी के चंद लोगों में से हैं जो पढ़ लिख करके आते हैं, बाकी तो इनसे क्या कहें। डायरेक्ट बेनिफिट की अगर आप बात करेंगे तो अभी अमिताभ सिन्हा जी भी आपके साथ हैं, उनसे पूछिएगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या था, किसने शुरुआत की थी। अपनी जगह पर जब आदमी किसी योजना के बारे में कोई कमी नहीं निकाल पाता, प्रधानमंत्री जी ने विफलताओं का स्मारक कहा, इस पर ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, और अभी जो एक्चुअल में कमियां हैं उनको ये दूर नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअल में कमियां ये समझ ही नहीं रहे। एक तो सबसे बड़ी आज की डेट में कोरोना काल में जो सबसे बड़ी कमी है वो है ओपन एंड फंडिंग की। आप ओपन एंड फंडिंग नहीं कर रहे हैं, जबकि हमने ओपन एंड फंडिंग की थी कि जितने आदमी आएंगे उतने आदमियों को मिलेगा, चाहे 1 लाख करोड़ जाए चाहे 2 लाख करोड़ जाए। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि काम के दिन 100 की जगह हमने मांग की है 200 दिन कीजिए, और पंजीकरण जो है ऑन स्पॉट कीजिए। एसेट तो बट नेचुरल है कि अगर गड्ढा बनेगा और तालाब बनेंगे, सड़क बनेगी, तो गांव का एसेट ही जाएगा। तीसरी चीज, जो राजीव गांधी जी ने पंचायती राज से पंचायतों को ताकत दी थी, उन पंचायतों को दोबारा से इस पंजीकरण की ताकत दीजिए और ऑन द स्पॉट ताकत दीजिए। कमियां ये हैं मनरेगा में। अगर इनको आप दूर नहीं कर सकते हैं गोपाल जी, तो खाली गाल मत बचाइए, बोलने के लिए मत बोलिए। डीबीटी जो है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये मनमोहन सिंह सरकार की योजना थी जिसको आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन को जनधन खातों में किया। आपने स्वच्छ भारत, आपने निर्मल भारत का नाम स्वच्छ भारत दिया, आपने मनरेगा को जो ठीक है कहा, सुरेंद्र जी, वो आपके इस काउंटर पर क्या कहना चाहते हैं? हमारे साथ अग्रवाल जी भी है लगातार, वो जो बता रहे हैं बात, आपकी बात उन्होंने सुनी है, वो क्या कहते हैं, और अमिताभ भी हमारे साथ हैं विश्लेषण के लिए। अमिताभ का भी हम रुख करेंगे, लेकिन सोनिया गांधी के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि पीएम ने भी संसद में मनरेगा की कमियों को दूर कर लागू करने की बात कही थी। देखिए, सोनिया जी आज मनरेगा को लेकर सरकार को एक नसीहत दे रही हैं और कह रही हैं कि ये स्कीम तब खराब थी और आज अच्छी क्यों है। हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पर देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था कि मनरेगा को चलाएंगे, लेकिन उसमें जो भ्रष्टाचार था उसको निकाल कर जब चला रहे हैं तब ये स्कीम अच्छी बनी, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में लूट की छूट थी मनरेगा के अंदर और आज उसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं है। अमिताभ, लगातार बीजेपी ये बोल रही है कि भाई मनरेगा को हमने उस रूप में नहीं लागू किया जिस रूप में खुद यूपीए सरकार ने लागू करने का सोचा था, क्योंकि तब तो उसमें बहुत भ्रष्टाचार था। अब ऐसा कौन सा प्योरीफाई रूप उन्होंने लागू किया है जिससे न सिर्फ गरीबों की मदद हो रही है बल्कि एक बेहतर स्ट्रक्चर काम के तौर पर गरीबों के लिए तैयार किया जा रहा है?
प्रीति सुरेंद्र जी पहले ही से उंगली उठाकर खड़े हैं, कहीं ये ना बोल दें बाद में कि अमिताभ जी ने रोक दिया मुझे। लेकिन दो तीन चीज़ें साफ करना चाहूँगा। सरकार, इस फेडरल स्ट्रक्चर में सरकार का मतलब ही होता है कंटिन्यूटी एंड चेंज। एक सरकार योजना बनाती है, केंद्र सरकार का काम योजना बनाना होता है, राज्य सरकारों का काम इम्प्लीमेंट करना होता है। ये फेडरल स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी बुनियाद है हमारे देश की, पहली बात। दूसरी बात, एक सरकार बनाती है, अगर सुखराम ने डिजिटल टेलीकॉम रिवॉल्यूशन की बात की थी तो फ़ायदा 10 साल के बाद वाजपेयी सरकार में हुआ था। वाजपेयी सरकार ने अगर सड़क बनाने की शुरुआत की थी नेशनल हाईवेज़ के लिए, गोल्डन क्वाड्रेंगुलर जिसे कहते हैं, सुनहरी चतुर्भुज, उसका फ़ायदा 10 साल के बाद शुरू हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो स्कीमें शुरू होती है लेकिन फ़ायदा धीरे धीरे मिलता है। शायद सुरेंद्र जी इस बात को मानेंगे। और जहाँ तक मनरेगा की बात है, ये बात बहुत सही बात है। इसके पंचायती राज की शुरुआत तो राजीव गांधी के टेन्योर में हुई, संविधान में संशोधन करके मनरेगा जैसी स्कीम्स कांग्रेस के समय आई, लेकिन हर सरकार अपने हिसाब से इसको संशोधन करके आगे बढ़ाती है। सोनिया जी ने कहा है कि कैसे इसको श्रमिकों के ऊपर उपयोग करना है। तो मैं सिर्फ दो तीन चीज़ें बात करना चाहूँगा, शायद गोपाल जी भी सहमत होंगे इससे, कि इसका दायरा बढ़ाया गया है, इसके तहत पैसा बढ़ाया गया है लोगों को देने के लिए, इसके तहत जो प्रवासी श्रमिक वापस लौटे हैं उनको रोजगार दिया जा रहा है, उनके रीसेटलमेंट के लिए एक बहुत बड़ा प्लान ये है कि उनको मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाए। जो भी पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत जितनी भी स्कीम्स आती हैं सब के तहत सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हो रही है। तो ये बात अलग नहीं, ये अतिशयोक्ति नहीं है कि कांग्रेस ने शुरू किया, लेकिन और इसमें कुछ समन्वय करके और बदलाव करके इसको मोदी सरकार आगे बढ़ा रही है। इससे मुझे नहीं लगता है। लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी भी, अमिताभ कह रहे हैं कि भाई 100 की जगह आप 200 दिन काम देने की बात को सुनिश्चित करें और कुछ और भी बातें वो चाहते हैं कि मनरेगा में शामिल करें, ताकि मौजूदा जो गरीब है इस वक्त, जो सबसे ज्यादा परेशान है कोरोना काल में, उसके हालात कुछ बेहतर हो पाए। उस पर क्या अग्रवाल साहब सोचते हैं वो भी मैं जानूंगी। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम ने भी सोनिया गांधी पर हमला बोला है, क्या कहा उन्होंने, सुन लेते हैं। सोनिया गांधी जी ने कहा तो सही, कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं है, बट मनरेगा को लेकर जिस तरह की राजनीति वो करते हैं उनको पता चलना चाहिए। जिस तरह से गांव-गांव तक मनरेगा का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है हमारी सरकार द्वारा, उससे श्रमिकों को फायदा है, उससे गांव में रहने वाले को फायदा है, उनके एम्प्लॉयमेंट को उनको मिल रहा है। कांग्रेस राजनीति से परे नहीं रहती है। सोनिया गांधी जी आज फिर इसमें भी राजनीति करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उनको इससे परे रहना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, आप खुद कह रहे हैं, सोनिया गांधी के उस लेख में भी लिखा है कि हमें इस संकट के समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, लेकिन जब गिनाया जाता है आपकी तरफ से कि भाई मनरेगा तो हमारे ही समय में इंट्रोड्यूस हुआ था, हमने इसको लागू किया था, हमने इस तरह की व्यवस्था की थी कि गरीबों को काम मिले, उनको पैसा मिले, तो फिर आप कैसे ये कह देते हैं कि राजनीति हम नहीं कर रहे हैं? सीधे सीधे राजनीति कर रहे हैं आप लोग। देखिए प्रीति, पहले तो मैं अमिताभ जी की बात का जवाब दूं। मैं उंगली अमिताभ जी आपके लिए नहीं, शहनवाज हुसैन के बयान पर उठा रहा था। आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान और बड़ा आदर करता हूं। इसमें कहीं कोई आपके ऊपर हमारा कोई भी प्रश्न नहीं था। पहले से तो बात छोड़ दीजिए, अभी भी नहीं था। हम दो तीन चीजें प्रीति कि राजनीति हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम आपको सिर्फ ये शहनवाज जी को याद दिलाना चाहते हैं कि संसद में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि मैं इस स्कीम को बंद नहीं करूंगा, ये कांग्रेस की विफलताओं का ढिंडोरा है और इसको मैं ढोल के साथ, नगाड़ों के साथ पीटता रहूंगा। ये प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने सही कुछ नहीं किया। जबकि सच ये है कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 सालों में मनरेगा का आवंटन लगातार कम किया है। हमारा प्रश्न यहां पर यह है, और प्रश्न करना अगर राजनीति है तो निश्चित तौर पर गरीबों के लिए हम प्रश्न भी करते रहेंगे और वो राजनीति भी करते रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि इसका बजट बढ़ाया जाए, ओपन एंड फंडिंग रखी जाए, यानी जितने लोगों को काम मांगे ऑन द स्पॉट उन लोगों को काम मिले और उनको पैसा मिले। ये कमियां हैं जो दूर होने वाली हैं। 100 दिन की जगह 200 दिन का रोजगार हो और जो 202 रुपए आपने किए हैं ये कम से कम 300 रुपए हो, ये हमारी मांग है। ये कमियां हैं मनरेगा में जो कांग्रेस की मनरेगा 2005 में थी। आज 2020 में इन कमियों को आप दूर करें प्रधानमंत्री जी, और ये इधर उधर की फिजूल की बातें जो इनके प्रवक्ता कर रहे हैं, जिनके पास गोपाल अग्रवाल जी, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि 15 साल में मनरेगा में जो कमियां उनको दिखी, उन कमियों को दूर करना चाहिए। 2014 से 2020 तक के सफर में वो ज्यादा कह रहे हैं क्योंकि इग्नोर किया गया इस पूरी तरह से योजना को। तो आपके कुछ सुझाव हैं सुरेंद्र जी के, क्या आप उनको अपना सकते हैं या फिर आपका ये मानना है कि ये तो पहले ही अपनाए जा चुके हैं, इनमें कोई गुंजाइश ही नहीं है अपनाए जाने की? नहीं, इनका पहले तो सुझाव जो है वह दिन की कोई भी आवश्यकता उसको पॉजिटिवली लेते हैं।
सबसे बड़ी बात है कि 182 के रेट को बढ़ा के 202 रुपए ऑलरेडी सरकार कर चुकी है। और जो प्रधानमंत्री बोला, सुनील जी, मुझे तो ऑलरेडी बजट में आप समस्या है। देखिए, ये राजनीति यही होती है कि बीच में बोलना। आपके बात को हमने स्वागत किया, आप जो भी सजेशन देंगे हम उसको सुन लेंगे और जो लागू करने लायक होगा उसको करेंगे। हम नहीं तो आप ये बता दीजिए ओपन एंड फंडिंग पर आपका क्या विचार है? आप दूसरी ओपन एंड फंडिंग पर क्या विचार है? ऑन द स्पॉट पंजीकरण पर आपका क्या विचार है? और आप पंचायती राज को क्यों नहीं आप इसको देना चाहते हैं? ये 3 बातें आप बता दीजिए। गोपाल अग्रवाल जी से जवाब तो ले लीजिए सुरेंद्र जी। नहीं, ये इधर की बात कर रहे हैं, जवाब दे ही नहीं रहे। हम तो कोई राजनीति नहीं कर रहे, हमने 3 मूल प्रश्न किए हैं। आपके सुझाव पर वो क्या सोच रखते हैं वो तो सामने आना चाहिए। एक तरफा थोड़ी बात होगी सुरेंद्र जी। गोपाल जी जल्दी। हाँ, देखिए, एक तो बात है, हमने 182 को बढ़ा के 202 रुपए कर दिया। आवंटन जो बजट में 62,000 करोड़ था उसमें अभी और हमने पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में भी इंक्रीमेंट किया था 182 से 202, उसका एडिशनल प्रोविजन किया था। अभी और जो आत्मनिर्भर भारत में 40,000 करोड़ का एडिशनल प्रोविजन मनरेगा में किया है। और जो प्रवासी मजदूर गांव में जाएंगे उनको पंचायत के थ्रू उन्हें पैसा मिलेगा, ये बढ़ावा किया है। एसेट क्रिएशन का मैंने आपको बता ही दिया। दूसरी बात यह है कि जो नहीं, लेकिन गोपाल जी वो कह रहे हैं कि बजट और बढ़ाया जाना चाहिए, जिस पर आप कह रहे हैं विचार किया जा रहा है, और 100 की जगह 200 दिन काम लिया जाना चाहिए ताकि उनको ज्यादा पैसा मिल पाए और उनको पैसे तुरंत के तुरंत दिए जाने चाहिए, जितना मैं समझ पाई हूं सुरेंद्र जी। ये वो बातें जो कह रहे हैं। इधर सोनिया के इसी हमले के बीच राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के भारत की रक्षा नीति पर दिए गए बयान पर हमला किया। अमित शाह ने भारत की रक्षा नीति की तारीफ करते हुए कहा था कि पूरी दुनिया मानती है कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई देश अपनी सीमा की रक्षा कर सकता है तो वो भारत ही है। इसके जवाब में राहुल ने शायराना अंदाज में तंज कसा। राहुल ने ट्वीट किया, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। गोपाल जी, ये तंज, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, राहुल गांधी जी आजकल शायराना हो गए हैं क्योंकि वो फिलॉसफी में ज्यादा बिलीव करते हैं। उन्हें राजीव बजाज एक हेल्थ एक्सपर्ट नजर आता है। उन्हें फेल्ड इकोनॉमिस्ट जो है, जिन्होंने गवर्नर रहते हुए देश की अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की जिस तरह मॉनेटरी पॉलिसी की कॉम्प्लिकेशन क्रिएट की, उनको वो ग्लोबल इकोनॉमिस्ट नजर आते हैं। उन लोगों को लेके वो अपना डिस्कशन करते हैं। एक मेरे को इतना कहना है, कांग्रेस इतना शोर मचा रही है, जिन प्रदेशों में इनकी राज्य है वहां पे मनरेगा जैसी स्कीम चला दे। मैं मनरेगा पे मेरी बात कर रही हूँ, मनरेगा पे नहीं है मेरा सवाल गोपाल जी। मैं ये बोल रही हूँ कि आप ये भाई, अगर कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष होने के नाते ये जानना चाहती है कि सीमा पर भारत की स्थिति इस वक्त क्या है और पूरा देश अगर इस बात उनके जरिए जानना चाहता है, तो इसमें उनका ये तंज गलत कहाँ दिखता है, इसको आप काउंटर कीजिए। असली बात यह है कि जो परसों 6 तारीख को जो हाईएस्ट लेवल पे चाइना और इंडिया की मिलिट्री के डिस्कशन हो रहे हैं, बात हो रहे हैं, जो हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनके स्टेटमेंट आए हुए हैं, जयशंकर जी ने बताया, उसके बाद एनईए के प्रेस रिलीज आ रहे हैं। सारी चीजें जनता के पास और कांग्रेस के पास पूरी इंफॉर्मेशन है। जो लद्दाख में हो रहा है वह भी सबके सामने है। हमारी आर्मी फिट रिस्पॉन्स दे रही है और मिरर रिक्वायरमेंट, जैसे जितना डिप्लॉयमेंट चीन कर रहा है उसके अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार हमारी मिलिट्री काउंटर डिप्लॉयमेंट वहां पे कर रही है। सब चीजें इनके सामने, फिर भी ये शायरी बगा रहे हैं। अरे किस बात की सुरेंद्र जी, आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो पाता है? पुलवामा पर आप शक की निगाह से देखते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है आप शक की निगाह से देखते हैं, पुलवामा पार्ट 2 को शक की निगाह से देखते हैं। आपको अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भरोसा क्यों नहीं होता है मोदी सरकार पर? 2 बातें हैं प्रीति, बहुत स्पष्ट। नंबर 1, जब हमारी सेना पूर्ण सक्षम है और पूरे तरीके से अपने पॉलिटिकल ब्रासेस के अधीन काम करने को पूरी तरीके से तत्पर है, तब चीन 40 किलोमीटर अंदर घुस आता है और 2 किलोमीटर पीछे जाता है तो पूरी सरकार ताली बजा रही होती है, जिसमें भारत की सेना को आप 1 किलोमीटर बात करते हैं। नंबर
नंबर नहीं, एक लेकिन नंबर दो, सुरेंद्र जी, बात ये है ना कि अगर इतने संजीदा मसले पर शायराना तरीके से विपक्ष के नेता बात रखेंगे तो उनकी बात में कितनी गंभीरता है ये आप खुद बेहतर समझते हैं। इधर सोनिया और राहुल के इन हमलों के बीच कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा ने अपनी ही पार्टी पर हमला बोला है। संजय झा ने कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं होने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने एक अखबार के लेख में लिखा है कि अगर कांग्रेस ने संगठन में सुधार नहीं किया तो पार्टी कमजोर हो जाएगी। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस 2 लोकसभा चुनाव हारी है लेकिन आज तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ है। मैंने जो लेख लिखा था इसीलिए लिखा था क्योंकि देखिए हम 2 लोकसभा चुनाव बुरी तरीके से हारे हैं और आज भी उसके बारे में एक विस्तार से कोई मैं समझता हूँ समीक्षा या विश्लेषण नहीं हुआ है। और यदि हम अपनी कमजोरी के बारे में यदि हम चर्चा न करें, क्योंकि देखिए हमेशा ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी में ये उनका एक ये रणनीति है, उनका ये एक तरीका है, वो उनके पास ढेर सारे पैसे हैं या मोदी जी के प्रचार के कारण वो जीतते हैं, उससे हमारे पार्टी में कोई उसका असर नहीं होने वाला है। हमारी जो परेशानी है, जो समस्या है, जिसका समाधान ढूंढना हमारी जिम्मेवारी है। इधर संजय निरुपम ने कहा है कि कांग्रेस पर संजय झा के बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। कांग्रेस के ही एक नेता हैं संजय झा, इन दिनों ब्लॉग लिख करके कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के जो गतिविधि है, जो काम करने का तरीका है, उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। और इसको कैसे देखते हैं, खास करके धीरे धीरे जो पुराने कांग्रेसी हैं, जो लगातार कैडर पॉलिटिक्स करते हैं, वो कहीं न कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं गतिविधियों को लेकर, चीज़ों को लेकर। मैंने संजय झा का आर्टिकल पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं अंदाज पे कह रहा हूं कि उन्हें अगर कुछ बातें कही होंगी तो निश्चित तौर पर उसको सीरियसली लेना चाहिए। कांग्रेस में सब कुछ सही चल रहा है ऐसा तो है नहीं, बहुत सारी कमियां हैं। नए जमाने, नए रीत और नई राजनीति के हिसाब से हमको बदलना चाहिए और जो काम करने वाले लोग हैं उसका भी ख्याल रखना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं चीजें हाथ से बाहर जा रही हैं, जिसकी वजह से हम लगातार कमजोर हो रहे हैं, हम बिखर रहे हैं। अगर इन बातों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है उन्होंने, तो निश्चित तौर पर इसकी तरफ पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं, जो हमारे हाईकमान के लोग हैं, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए और इसको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म समझ करके इस दिशा में कोई अच्छे कदम उठाए जाने चाहिए। सुरेंद्र जी, इस पर रिएक्शन कर दीजिए। इंटरनल डेमोक्रेसी को लेकर कई तरह के सवाल उठ गए हैं आपकी ही पार्टी के लोगों के द्वारा। इंटरनल डेमोक्रेसी पर कब तो जवाब आप ही ने दे दिया प्रीति कि हमारे संजय झा जी भी ब्लॉग लिख रहे हैं, आप भी पढ़ रही हैं और संजय निरुपम भी जवाब दे रहे हैं और वो अपने प्रश्न उठा रहे हैं। तो इंटरनल डेमोक्रेसी तो हमारी पार्टी में है। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बता दूं कि संजय निरुपम हो चाहे संजय झा हो, अगर एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट हमारी इंटरनल नहीं बनाई गई हो तो भी बताइए। हम लगातार अपनी कमियों पर काम कर रहे हैं और जो भी कमियां हमारे वरिष्ठ नेताओं के जरिए हमारे पार्टी फोरम पे इंगित की जाएंगी। लेकिन अगर इतने बड़े नेता सुनील राजपूत जी सवाल उठाते हैं कि 2 चुनाव लोकसभा के हार गए, कोई मंथन नहीं हुआ, तो वाकई में कुछ तो दम होगा उनकी बात में, हवा हवाई नहीं होंगे। गोपाल जी, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि संजय झा जी कह रहे हैं या संजय निरुपम कह रहे हैं या सुनील जी कह रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। क्या विषय है उसके ऊपर देखना चाहिए। जो कांग्रेस के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी पूरी तरह से नहीं है, जो गांधी परिवार के अलावा किसी को वहाँ पे स्थान नहीं है। और अरे गांधी परिवार के अलावा किसी को वहाँ पे, आप दोनों की आवाज नहीं आ पा रही है। ऐसे में मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, पार्टी आला कमान इन दोनों नेताओं के बयानों को किस तरह से देख रही है? देखिए, पहली बात तो है कि संजय निरुपम जो कुछ कह रहे हैं वो पहले से कहते रहे, उस पर पार्टी ने पहले अपना रुख स्पष्ट कर दिया। अब संजय झा की जहां तक बात है, पार्टी के इंटरनल लोगों से अगर आप बात करेंगे तो वो उनकी बात पर प्रतिक्रिया देने को ही तैयार नहीं। उनका ये कहना कि कहने के लिए वो प्रवक्ता है पार्टी के, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के दोबारा उनको कभी पार्टी ने मौका दिया नहीं, अपना डायस दिया नहीं। हालांकि वो तमाम चैनलों पर ज़रूर पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन इतने बड़े नेता वो नहीं जिससे कि केंद्र में बैठे नेताओं को उस पर प्रतिक्रिया देनी पड़े। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो असलम शेख जो मंत्री हैं कांग्रेस के कोटे से महाराष्ट्र सरकार में, उन्होंने कहा है, यही बात दोहराई है कि संजय झा की इतनी बड़ी हैसियत राजनीतिक नहीं है कि उनके बयान पर हम बयान दें। तो पार्टी इसको डाउन प्ले करना चाहती है। कल अजय माकन से भी यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि जो संजय झा बातें कह रहे हैं वो पार्टी का एक पॉलिसी ग्रुप है, उसमें जो उनके को ऑर्डर हैं, यानी जिनके साथ मिलकर उन्होंने सबसे पहला लेख लिखा था, वो शामिल हैं, उनके जरिए अपनी बात पहुंचा दें। वो पार्टी
जरूर इंटरनल डेमोक्रेसी में भरोसा करती है और इसीलिए तो वो खुल के बोल पा रहे हैं बिना किसी रोक टोक के, बिना कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, इसलिए यही दिखाता है कि इंटरनल डेमोक्रेसी है। तो पार्टी इसको डाउन प्ले कर रही है, लेकिन ये बात जरूर है कि 2014 की हार के बाद से ही जो एंटनी कमेटी, जिसको कई कांग्रेस नेता मजाक में अंतहीन कमेटी कहते हैं क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है, उसकी क्या रिकमेंडेशन है, उस पर कब चर्चा हुई, क्या करेक्टिव मेजर्स उठाए गए, क्या कदम उठाए गए, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन तो ये भी बात सही जरूर है कि किस तरह से बहुत आक्रामक होती हुई कांग्रेस पार्टी जब चीन का मसला उठाती है, जब मनरेगा का मसला उठाती है, उस भी जब इस तरह के नेता बयान दे देते हैं तो उनकी जो मजबूती है वो कमजोर होती है। अमिताभ, क्या इसको इस तरह से देख सकते हैं? तो देखिए, सवाल उठाने की बात है, कई नेता सवाल उठाए, सिंधिया तक सवाल उठाकर चले गए और बीजेपी के आला नेताओं ने भी कहा कि कांग्रेस का हाईकमान अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रहा है, अपने झुंड की रक्षा नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब भी पार्टी का दुर्दिन होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो ऐसे घटनाएं चलती रहती हैं और पार्टी के रिवाइवल के लिए लोगों को काम करना चाहिए। ये अलार्म होता है, कम से कम अगर इग्नोर कर रहे हैं या इसे डाउन प्ले करने की बात हो रही है तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आगे, चिंगारी आगे जाकर बारूद बन जाती है। तो मेरे ख्याल से आला कमान इस बात से अवगत होगा और आगे आने वाले दिनों के लिए कांग्रेस आला कमान बेहतर ही सोचे तो ज़्यादा बेहतर ही हो। चलिए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अरुण आपका और अमिताभ आगे रुक करते रहेंगे। सुरेंद्र जी आपका, गोपाल जी आपका धन्यवाद। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को कल से हल्का बुखार है और गले में खराश की शिकायत है, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस लिहाज से कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। उनके बारे में जानकारी ये आ रही है कि उन्हें हल्का बुखार है, गले में खराश है, कल उनका टेस्ट होना है। केजरीवाल फिलहाल होम आइसोलेशन में है।